वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 7 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अपहेल्ड कर दिया है उसके बारे में है। अभी 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3-2 के स्प्लिट वर्डिक्ट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का कोटा अलोकेट किया गया है उसके बारे में अपना वर्डिक्ट दे दिया है, जिसमें यह बता दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है और इसीलिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन आगे भी बना रहेगा। ये जो पीठ थी इसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला शामिल थे। इन तीनों ही लोगों ने कोटा के फेवर में अपना ओपिनियन दिया। फर्दर दूसरी ओर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और यू ललित जी ने इसके अगेंस्ट में अपना ओपिनियन दिया। हालांकि जो जजमेंट है वो 3-2 से आया है, तो फिर ये जो बात है ये स्टैब्लिश हो चुकी है कि ईडब्ल्यूएस कोटा बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता और ये आगे बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू बना रहेगा। अगर हम 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था जो कि 103वां संवैधानिक संशोधन था। ये 2019 में किया गया था और जब ये अमेंडमेंट किया गया था तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 और 16 में अमेंडमेंट किया था और इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में भी क्लॉज 6 ऐड किया गया था। जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है जॉब्स में और एडमिशन में, इसके माध्यम से इसे इंश्योर कर दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी 10% रिजर्वेशन उन गरीब लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए दिया गया जो 50% रिजर्वेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं है, जिसके तहत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके आधार पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इंश्योर कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे अलग जजमेंट दिया गया था। वहां पर यह कहा गया था कि जो बैकवर्ड क्लास है उसे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि जो बैकवर्ड क्लासेस होंगी वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए। हालांकि जो अभी का जजमेंट है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के उलट है। उसमें यह भी कहा गया था कि 50% जो कोटा है उसे एक लिमिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके ऊपर जो रिजर्वेशन है वो ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है वो एग्जिस्टिंग कोटा के ऊपर है, जो कि इस लाइन को भी ब्रीच करता है। हालांकि उसे भी यहाँ पर वैलिड ठहराया गया है प्रेजेंट जजमेंट में। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के ये अपोजिट है, ये भी आप जानते रहिए। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 2028 तो अभी आया भी नहीं है, तो 2028 के एग्जाम का जो पेपर है, जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकता, काश में बता पाता। तो आप लोग ऐसा करिए, इसको 2018 कर लीजिए। 2018 का ये एमसीक्यू है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा यह गया है कि रूल ऑफ लॉ का क्या मेन फीचर है? लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट। इसका सही जवाब देखिए सी है, यानी कि 1, 2 एंड 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ओर। ये रूल ऑफ लॉ का मैकेनिज्म नहीं है। इन जनरल ये जो रूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट और स्टेट के लिए होते हैं, लोगों के लिए नहीं होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में है। एक कोलैबोरेटिव रिसर्च है फंगस पावर्ड बायो सिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल के ऊपर, जिसे हाल फिलहाल में इंटरनेशनल पेटेंट दे दिया गया है जर्मनी के इंटरनेशनल पेटेंट हाउस के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आप समझ लेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि बायो सिंथेसाइज किया गया है इसको, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड इस्तेमाल किया जाएगा। सिंथेसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप लैब में तैयार कर रहे हो, वो नेचुरली अकर ना होता हो। कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल, जिसे आप शॉर्ट में कॉर AUNPS कह सकते हो, ये कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट का आउटकम है जिसमें 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। ये जो नैनो पार्टिकल्स तैयार किए गए हैं ये ह्यूमन बॉडी में जो दवाएं पहुंचाई जाती हैं वो बहुत तेज़ी से पहुंचा सकते हैं और जहां भी टारगेटेड एरिया है उसको आसानी से इंश्योर कर सकते हैं कि वो मेडिसिन वहीं पर पहुंच जाए। तो CORAUNP इसे एक सिंथेसिस से तैयार किया गया है। सिंथेसिस का मतलब क्या है? लैब में तैयार किया गया है। और ऐसा करते वक्त जो पार्टिकल्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वो 2 हैं। एक तो है कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस। ये कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस क्या है?
ये एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है, यानी कि ये एक प्रकार का फंगस है। तो अगर बायोलॉजिकल कंपाउंड इन्वॉल्व ही नहीं होगा तो फिर आप इसे बायोसिंथेसिस कैसे बोलोगे? तो एक तो बायोलॉजिकल कंपाउंड होगा तभी तो बायोसिंथेसिस बनेगा। तो जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है ये एक फंगस है। और गोल्ड साल्ट एक्चुअली में मिसनॉमर है, इसे गोल्ड साल्ट कहना ही नहीं चाहिए, इसे गोल्ड कंपाउंड कहना चाहिए। और मेडिकल साइंस में इसे गोल्ड कंपाउंड ही कहा जाता है। एक्चुअली में ये आयोनिक केमिकल होते हैं गोल्ड के, मतलब आयोनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं गोल्ड के, जिनका इस्तेमाल इस सिंथेसिस में किया गया है। जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है ये एक पैरासाइटिक फंगी है जो 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, 1 से 3 1.3 इंच का मशरूम होता है। और जो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका जो ऊपर का हिस्सा आपको मिलेगा वो ऑरेंज कलर का मिलेगा एक कैप के फॉर्म में। और जो गोल्ड साल्ट होता है, जिसे एक्चुअली में आपको गोल्ड कंपाउंड कहना चाहिए क्योंकि गोल्ड साल्ट एक मिसनॉमर है, ये एक आयोनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं गोल्ड के। इन्हीं दोनों को मिक्स करके ये नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए गए हैं। जो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है इसके बारे में बात करते हैं, ये सुपर मशरूम है। सुपर मशरूम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास ट्रिमेंडस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में कैपेबल होता है। कॉर्डिसेप्स का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में बहुत लंबे समय से होता रहा है। एंटी एजिंग के तौर पे कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो रहा है या उसकी उम्र बढ़ रही है तो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से उम्र इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, अगर कहीं पर कोई जलन हो रही है तो उस रेफरेंस में भी ये कारगर होता है, तो ये इसमें भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये एक बायोटिक कंपाउंड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के साथ जब ऐड कर दिया जाता है इसको, तो ये बॉडी में बहुत आसानी से पेनिट्रेट करके जो भी मेडिसिन्स हैं उन्हें सही लोकेशन पे पहुंचा सकता है। जो बायोसिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं इनका बहुत तेज़ी से नैनो पार्टिकल्स के तौर पे एप्लीकेशन हो रहा है थेरोपैटिक ड्रग्स में, जहाँ पर ऑइंटमेंट, टैबलेट्स, कैप्सूल्स को अदर फॉर्म्स में बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पहुँचाया जाता है। देखिए 2022 का ये प्रश्न है, गूची मशरूम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहला तो स्टेटमेंट ये था कि एक फंगस है, दूसरा कि ये हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, और तीसरा कि इसे कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है हिमालयन फुटहिल्स में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट था, तीसरा इनकरेक्ट था, बिकॉज इसे आप कमर्शियली कल्टीवेट नहीं कर सकते, ये नेचुरली उगता है, बस इसे इकट्ठा करना होता है और इसके लिए पहाड़ों पर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी महंगा भी बिकता है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, उन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज़ किया है स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए। अब परफॉर्मेंस को ग्रेड किया जा रहा है, तो देखेंगे कि स्टेट्स एंड यूटीज़ में जो भी स्कूल्स एंड ऑल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। एक यूनिक इंडेक्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल्स में क्या आउटकम निकल के आ रहा है। जो ऑब्जेक्टिव है इसमें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जाती है, मतलब अगर आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो आप उसकी बेसिस से पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो। पीजीआई का जो स्ट्रक्चर है इसमें 1000 पॉइंट्स अलोकेट किए जाते हैं और उसी में ये पूरी ग्रेडिंग रन करती है। 1000 पॉइंट्स कैटर करने के लिए किसी को भी 70 इंडिकेटर्स पे खरा उतरना पड़ता है, और ये जो 70 इंडिकेटर्स हैं इन्हें दो लार्जर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो है आउटकम और दूसरा है गवर्नेंस मैनेजमेंट। ये जो कैटेगरीज हैं ये दो कैटेगरीज हो गई, इनको फर्दर 5 डोमेन में डिवाइड करते हैं। सो 2 कैटेगरी, 5 डोमेन, 70 इंडिकेटर, और इनके बेसिस पे अलोकेट किए जाएंगे 1000 पॉइंट्स। जो 5 डोमेन्स हैं, दोज आर लर्निंग आउटकम, दूसरा एक्सेस, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, चौथा इक्विटी, और पांचवा गवर्नेंस प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें ये जो 1000 पॉइंट्स हैं इन्हें 10 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो हाईएस्ट ग्रेड होता है दैट इज लेवल 1। अगर किसी भी स्टेट या यूटी को 950 से 1000 के बीच में पॉइंट मिलते हैं तो वो लेवल 1 में आ जाएगा, और जो लोवेस्ट ग्रेड होता है वो 551 के नीचे का है। 551 से नीचे अगर किसी को पॉइंट मिला तो वो फिर सबसे लोवेस्ट ग्रेड में 10th लेवल पे पहुंच जाएगा। तो क्या निकल के आया? 7 स्टेट्स एंड यूटीज हैं जिनके नाम है केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इन्होंने लेवल 2 अटेन किया है, मतलब इन्हें जो स्कोर मिला है वो 901 से 950 के बीच का है। ध्यान दीजिएगा कि अभी भी जो पहला लेवल है उस तक कोई नहीं पहुंचा है। अगर आप देखो तो 2017-18 में जो ग्रेडिंग की गई थी उसमें तो कोई भी सेकंड लेवल पे भी नहीं पहुंचा था, जैसे अभी कोई फर्स्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है। और 2019-20 की जो ग्रेडिंग थी उसमें केवल 4 स्टेट्स ही सेकंड लेवल पे पहुंचे थे। चलो इस बार बेहतर है कि जो 7 स्टेट्स हैं वो सेकंड लेवल पे पहुंच गए हैं। जो न्यूली फॉर्म्ड यूटी है लद्दाख, उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है,
जहां 2020-21 में ये 8वें लेवल पे थे, वो इस बार इंप्रूव करके चौथे लेवल पे आ गए हैं। तो अगर किसी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है तो फिर वो नोटवर्दी होता है, उसको हमको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो तोखु इमोंग बर्ड काउंट के बारे में है। नागालैंड पहली बार इस प्रकार का एवियन डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है जिसे तोखु इमोंग बर्ड काउंट कहा गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये आमुर फाल्कन्स के डॉक्यूमेंटेशन के बियॉन्ड जाएगा। अभी तक देखिए जो बर्ड काउंट होता था उसमें मेजरली आमुर फाल्कन्स को ही काउंट किया जाता था, लेकिन अभी कई सारे और जो बर्ड्स हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। तो ये क्या है? जो तोखु इमोंग बर्ड काउंट है ये नागालैंड का पहला बहुत लार्जेस्ट स्केल पर किया जाने वाला बर्ड डॉक्यूमेंटेशन इवेंट है। वोखा फॉरेस्ट डिवीजन, इसके अलावा डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वोखा और बर्ड काउंट इंडिया, ये सभी लोग मिलकर ये जो बर्ड काउंट है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इस इवेंट का नाम तोखु इमोंग बर्ड काउंट क्यों रखा गया है? एक्चुअली में तोखु इमोंग वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जो कि फसल को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जर्व किया जाता है लोथा नागाज के बीच में। तो वहाँ पर इस पूरे फेस्टिवल के ओकेशन के दौरान ही ये बर्ड काउंट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और यही कारण है कि इसे तोखु इमोंग बर्ड काउंट नाम दे दिया गया है। ये इवेंट सलीम अली बर्ड काउंट का पार्ट होगा जो कि पूरे देश में बर्ड्स को काउंट करते हैं और ये काउंटिंग की जाती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मौना लोआ के बारे में है। हाल में ग्राउंड सेकिंग और स्वेलिंग इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं मौना लोआ के आसपास। इससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े एक्टिव वॉल्केनो के तौर पे इरप्ट हो जाए। मौना लोआ ये 5 वॉल्केनोज में से एक वॉल्केनो है। ये पांचों मिलकर हवाई का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो क्रिएट करते हैं और ये हवाईयन आर्किपेलॉग पे सदर्न मोस्ट हिस्से में पड़ता है। आर्किपेलॉग देखिए वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जो एक ही समय में बने हों। किसी भी रैंडम ग्रुप ऑफ आइलैंड को आप आर्किपेलॉग नहीं बोल सकते। एक ही जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में अगर कई सारे आइलैंड्स बन गए हैं तो आप इनके ग्रुप को आर्किपेलॉग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हवाईयन आइलैंड में कई सारे आइलैंड्स होते हैं। इसके साउथ में आपको ये एक बड़ा सा आइलैंड दिख रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपको 5 वॉल्केनोज मिलेंगे जिनमें एक है हुआलालाई, इसके अलावा मौना लोआ, ये मौना लोआ है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा किलोई जो इसके पहले कुछ समय पहले ये जो इरप्ट हुआ था, यहाँ पे मौना किया है और ये है कोहाला, सबसे नॉर्थ में कोहाला है। तो ये पांचों मिलकर बेसिकली ये पूरा आइलैंड बनाते हैं। देखिए जो मौना लोआ है ये सबसे टालिस्ट तो नहीं है क्योंकि ये टाइटल तो मौना किया को जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा है और इस आइलैंड का लगभग आधा लैंड मास जो है वो मौना लोआ ही बनाता है। ये जो साइट है ये जो किलाई वॉल्केनो है उसके साउथ में पड़ता है। 2018 में ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था जिसने लगभग 700 घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो लावा होता है उस वॉल्केनो के लावा की रिवर्स वहाँ पर फ्लो करने लग गई थी, लोगों के खेतों तक आ गई थी, फैल गई थी, समंदर में भी चली गई थी। तो जो मिस्टर लोआ है, अरे नहीं मिस्टर लोआ नहीं है, ये तो मौना लोआ है। जो मौना लोआ है ये लास्ट 38 ईयर्स एगो इरप्ट हुआ था। रिटन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1843 में इसका जो इरप्शन है वो हमने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद से ये लगभग 33 बार इरप्ट हो चुका है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, ये मौना लोआ है और ये मिस्टर लोआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ट्विन ट्रांजिशन के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी ये कहा कि ट्विन ट्रांजिशन अप्रोच का इस्तेमाल करके, जिसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी, इसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। अब अगर हम ट्विन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो ये तो बात सच हुई कि इसमें 2 एलिमेंट होंगे तभी ये ट्विन ट्रांजिशन होगा। तो ये 2 एलिमेंट कौन से हैं? पहला तो ट्रांजिशन है डिजिटल ट्रांजिशन और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो डिजिटल मीन्स का इस्तेमाल करें, आईटी और डेटा का इस्तेमाल करें। इससे आप रिसोर्सेज का सही ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा कि आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हों और लंबे समय तक जो आउटकम्स हैं उनको कैटर कर सकती हूँ। तो 2 ट्रांजिशन की बात ट्विन ट्रांजिशन में की जा रही है। एक है डिजिटल ट्रांजिशन और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी ट्रांजिशन। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का इस्तेमाल करके, जिसमें टेक्नोलॉजी और डेटा भी आ जाएंगे, हम जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स हैं उन्हें आसानी से कैटर कर पाएंगे। डिजिटल और सस्टेनेबिलिटी दोनों को अनलॉक करके हम इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के बढ़ा सकते हैं और वो फ्यूचर में ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे।
डिजिटल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज ऐसे किया जाए कि हम उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। फर्दर बेनिफिट ये होगा कि अगर हम ग्रीनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, तो जो सस्टेनेबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अक्रॉस बढ़ेगी। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो इसे 1971 में स्टैब्लिश किया गया एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। ये दुनिया भर के जो लीडिंग पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और बाकी लीडर्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, कोलैबोरेट करवाते हैं ताकि ग्लोबल लेवल पे सोसाइटीज़ को शेप किया जा सके, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास को तैयार किया जा सके। ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये बातें हो गई पूरी ट्विन ट्रांजिशन के बारे में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सुपर एब्रेसिव टूल्स के बारे में है। साइंटिस्ट की जो एक टीम है आईआईटी मद्रास की, उन्होंने एक न्यू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो नई जनरेशन के सुपर एब्रेसिव टूल्स को बना सकते हैं। अब ये एब्रेसिव टूल क्या होते हैं? अगर मैं सीधे कहूँ तो आपने ज़रूर से कभी न कभी अपनी कम उम्र के समय में कहीं पर अगर रस्टिंग हो गई हो, हिंदी में कहें तो कहीं पर मूर्छा लग गया हो, तो एक पेपर आता था जिसका एक हिस्सा बिल्कुल खुरदरा होता था। उसे आप मार्केट से खरीद के लाते थे, 10 रुपये 5 रुपये का मिल जाता था और उससे आप उस रस्टिंग को घिस के साफ कर लेते थे। ऐसा कई बार आप किसी भी लोहे के, आयरन के आइटम के साथ करते थे। तो जो लोहे पर रस्टिंग हुई उसे इस्तेमाल करने के लिए जो एक खुरदरा पेपर आप यूज़ करते हैं उसे ही आप एब्रेसिव टूल कह सकते हैं। तो कुल मिला के जो कोई भी एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव को आप किसी भी ऐसे हार्ड मटेरियल के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल पॉलिशिंग, स्मूदनिंग या फिर ग्राइंडिंग में किया जाता हो किसी अदर मटेरियल के। वैसे आप उसका रस्टिंग छुड़ाने में इस्तेमाल करते हैं। कई बार कोई खुरदरा सरफेस है तो उससे उस सरफेस को घिस के चिकना कर लिया जाता है, तो स्मूदनिंग में भी इस प्रकार के एब्रेसिव का यूज़ किया जाता है। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी एब्रेसिव का कि एक तो वो हार्ड होगा, दूसरा वो ब्रिटल होगा। ठीक है, सुपर एब्रेसिव कौन से होते हैं? सुपर एब्रेसिव्स ऐसे एब्रेसिव मटेरियल होते हैं जिनका, देखिए, जो या तो बहुत हार्ड होते हैं या तो बहुत डेलिकेट होते हैं रेगुलर एब्रेसिव की तुलना में। क्योंकि अगर कोई बहुत सॉफ्ट मैटर है जिसको आपको किसी भी तौर पर आपको एब्रेसिव का यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर डेलिकेट एब्रेसिव्स यूज होंगे। तो क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, सीबियन और डायमंड ये सुपर एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने भी हाल फिलहाल में क्या डेवलप किया? जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने न्यू इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसके इस्तेमाल से हम नई जनरेशन के सुपर एब्रेसिव टूल्स बना सकते हैं। मतलब ऐसे एब्रेसिव टूल्स जो बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं या बहुत हार्ड हो सकते हैं, जिनका आप डेलिकेट यूज कर सकते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजी होगी इसके माध्यम से हम मल्टी पॉइंट सिंगल लेयर्ड सुपर एब्रेसिव टूल्स डेवलप करेंगे जिनका इंडस्ट्रीज में ग्राइंडिंग एप्लीकेशंस में यूज हो सकेगा और हम हायर प्रोडक्टिविटी के साथ एनर्जी इफिशियंसी भी अटेन कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एला भट्ट के बारे में है। इन्हें एलाबेन भट्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बहुत ही नोटेड गांधीयन और लीडिंग वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट रही हैं। हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ तो ये न्यूज़ में आई। इन्हें पॉपुलरली एलाबेन के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन या मजदूर महाजन को ज्वाइन कर लिया था। ये राज्यसभा की मेंबर रही और प्लानिंग कमीशन की भी मेंबर रही 1980s के दौर में। इन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन सेवा को बनाया जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। 1972 में जब इसे बनाया गया था तब तो ये छोटी सी संस्था थी, लेकिन उसके बाद इसने अपनी रीच को काफ़ी एक्सपेंड कर लिया। इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इनका ये काम न केवल इंडिया में नोटेबल रहा बल्कि पूरे साउथ एशिया में इनका काम रिकॉग्नाइज किया गया। इन्होंने वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर के तौर पर भी काम किया और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी एड्रेस किया। ये साबरमती आश्रम की चेयरपर्सन रही और चांसलर रही महात्मा गांधी के द्वारा फाउंड किए गए गुजरात विद्यापीठ की। इन्हें कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले जैसे कि पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड और इंदिरा गांधी पीस प्राइज। कुल मिला के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही हैं एलाबेन जी, जिनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ और हम उन्हें यहाँ पर आज देख रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में रशिया ने एक यूएनएससी रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया जिसमें आरोप लगाया गया यूएसए और यूक्रेन के ऊपर क्यूमुलेटिव बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और इस लिहाज से वो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया, मतलब ना तो इसके फेवर में और ना ही इसके अगेंस्ट में वोट किया। इसका देखिए, अगर आप, जैसे हम कह देते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन
BWC, बट इसका पूरा जो नाम है दैट इज द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, जिसे आप बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, एंड टॉक्सिन वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। तो ये पूरा इसका फॉर्मल नाम है। जो कन्वेंशन है इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ कमेटी के द्वारा नेगोशिएट किया गया था डिसआर्मामेंट के ऊपर, जिसे बनाया गया था स्विट्जरलैंड जिनेवा में, और ये इफेक्टिव हुआ 1975 में। बायोलॉजिकल वेपन में क्या होता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया पहले छोड़ दिया जाता था। पहले ये बहुत होता था, जैसे कोई लड़ाई हो रही है तो युद्ध बहुत लंबा चलता था, तो दुश्मन के एरिया में आप जाइए और कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया फैला दीजिए, तो लोग वहाँ बीमारी से मरने लग जाएंगे और फिर वो लड़ने की कंडीशन में बचेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को आप कह सकते हो कि हाँ, बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है। इसका जो मैंडेट है दैट इज कि आप जो भी डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग है बायोलॉजिकल या टॉक्सिन वेपन की, उसे प्रोहिबिट करेंगे। मेंबर्स इसमें लगभग यूनिवर्सल मेंबरशिप है, 184 स्टेट्स इसका पार्ट है। इंडिया इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। यह पहला मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिस पूरी तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD को बैन करता है। ये 1925 में जो जिनेवा प्रोटोकॉल आया था उसे सप्लीमेंट करता है। जिनेवा प्रोटोकॉल में भी यही बात थी, लेकिन वो केवल बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल को ही रोकता था वॉर में, बट ये ओवरऑल हर प्रकार के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकता है। जिनेवा प्रोटोकॉल जो है वो लीग ऑफ नेशंस के ऑस्पिस में साइन किया गया था। 1928 में जो जिनेवा प्रोटोकॉल है वो साइन किया गया था और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया था। बायोलॉजिकल वेपन कोई भी ऐसा वेपन होता है जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगी, या फिर कोई और टॉक्सिन जिससे डेथ हो सकती हो, ह्यूमंस को नुकसान हो सकता हो, एनिमल्स या प्लांट्स को नुकसान हो सकता हो। इस प्रकार के वेपन्स को बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। आइए रिवीजन करते हैं। कॉर्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल, ये नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रग डिलीवरी में। ह्यूमन बॉडी में ये फास्टर और सिक्योर तरीके से ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। ये बात तो सच साबित हुई। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है, शुद्ध रूप से गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, एकदम गलत हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में स्टैब्लिश हुआ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के तौर पे, ये बात तो पूरी तरीके से सच है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, एकदम गलत बात है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये तो हो गया गलत। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको इस सेशन की PDF ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां तक आप इस QR कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।